तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ आजकल रिवीजन। सही। तो ये बेटा आप लोगों को मैंने ग्रुप बनाया था, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, ग्रुप 2 कंप्लीट हो गया, उसमें एक टॉपिक रह गया और रुमैसा एंड जैनब के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा वो ग्रुप 3 में एक टॉपिक है हमारे पास, रोल ऑफ आर्टीरियोल्स। सही है। क्योंकि ये तो मैंने टिक किया है बेटा, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी मैंने एसेंट और सैप में बना के दे दी थी, आप लोग ग्रुप में चेक कर सकते हो। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की भी मैं वीडियो बना के ग्रुप में भेज चुका हूँ, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे टिक किया हुआ है। सही। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही टॉपिक है। तो बेटा अभी मैं जो टॉपिक पे फोकस करूंगा आज इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो रोल ऑफ आर्टीरियल्स, वेस्कुलर पाथवे, एक्टिवेशन एनर्जी और न्यूक्लियस। सही है। नेक्स्ट अब जो बच जाएगा इन टॉपिक्स, इस ग्रुप में जो टॉपिक्स हैं वो उसकी नेक्स्ट वीडियो में बना लूंगा इंशाल्लाह। सेल मेम्ब्रेन की अलग से बना लूंगा। तो ये कुछ है इंशाल्लाह सिलसिला हमारा इस वीडियो में। बेटा रोल ऑफ आर्टीरियोल्स इन वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। बच्चों रोल ऑफ आर्टीरियोल्स का मतलब है कि आर्टरीज की जो छोटी ब्रांच होती है जिसको कहते हैं आर्टीरियोल्स, उनका क्या लिंक है वेजो डायलेशन में और वेजो कंस्ट्रिक्शन में। वेजो डायलेशन का मतलब होता है बेटा जब वेसल फैलती है, चौड़ी होती है। और वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जब कोई भी खून की नाली जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती है या पतली होती है। आसान है बेटा, इसमें सिर्फ टेम्परेचर का जिक्र है बस, और ये आप लोग मेट्रिक क्लास में होम्योस्टेसिस चैप्टर में पढ़ चुके हो। बच्चों जब टेम्परेचर बाहर का होता है हॉट टेम्परेचर, जब बाहर का टेम्परेचर काफी इंक्रीज हुआ हुआ होता है, तब हमें हमारी बॉडी पे भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हमारी बॉडी को कूल डाउन होना पड़ेगा। अब वो कूल डाउन कैसे होगी? सिंपल सी बात है, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है हमारे स्किन की तरफ जो आर्टीरियल्स होती है बेटा, ये एक्सपेंड हो जाती है। स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपेंड हो जाती है, वेसो डायलेशन इसकी वजह से। जब वेसल, कोई भी ब्लड वेसल बेटा एक्सपेंड होगी तो ज्यादा ब्लड आएगा। ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा ब्लड आने की वजह से ज्यादा हीट भी आएगी, क्योंकि ब्लड अपने साथ हीट लाता है। सही। ब्लड फ्लो करता है ना तो वो हरारत है। जब ज्यादा हीट आएगी तो बेटा ज्यादा हीट लॉस भी होगा। जब हीट लॉस ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी कूल हो जाएगी। तो क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। सिंपल। तो हो गया सोल्यूशन। जब कोल्ड टेम्परेचर होता है बेटा, जब कोल्ड वेदर होता है तो हमारे स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेसो कंस्ट्रिक्शन में आ जाती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड कम आएगा। ब्लड कम आएगा तो हीट कम आएगी। हीट कम आएगी तो हीट लॉस भी कम होगा। हीट गेन ज्यादा हो जाएगा। हीट गेन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हीट लॉस मतलब हीट बाहर कम जा रही है, हीट बॉडी में अंदर है। तो हीट बॉडी में जो है वो अंदर ज्यादा होगी तो हीट वार्म हो जाएगी। और वार्म बॉडी का फायदा क्या होगा कि बाहर का जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको हम बर्दाश्त कर सकेंगे। सिंपल इसमें यही है। अगला टॉपिक है आपके पास बेटा, वेस्कुलर पाथवेज। अगला टॉपिक है आप लोगों के पास वेस्कुलर पाथवेज। रोल ऑफ आर्टीरियोल्स हो गया। वेस्कुलर पाथवेज का मतलब है बेटा कि ब्लड वेसल जो है उनके क्या क्या रास्ते होते हैं। बेटा बहुत आसान है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होती है बेटा जिसमें हार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से वापस हार्ट में आता है। जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है तो बेटा वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब लंग्स से वापस हार्ट में आता है तो बेटा वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल। सही। जब हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में तो वो पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती है। जब लंग्स से साफ खून हार्ट में आता है उसकी लेफ्ट साइड पे तो वो पल्मोनरी वेन्स लेकर आती है। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, तो उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है बेटा लंग्स। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी होती है बच्चों? सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो होती है जिसमें से पूरी बॉडी में से, जिसमें मैं से बता देता हूँ, एओर्टा भी आती है और वेना कैवा भी आती है। वेना कैवा दो किस्म की होती है बेटा। सुपीरियर वेना कैवा वो वेन होती है जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इंफीरियर वेना कैवा वो वेन होती है जो बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से, जिसमें एब्डोमेन आता है, पेल्विस आता है, लोअर लिम्स आता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे लेकर आती है। एओर्टा बेटा सबसे बड़ी आर्टरी बॉडी की, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये साफ खून जो है वो पूरी बॉडी पे ट्रांसफर करती है। तो सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरी बॉडी। तो ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी से लिंक करती हैं। सही। तो इनकी जो सर्कुलेशन होती है, एओर्टा जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से पूरी बॉडी, मैंने क्या हुआ पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में। सही। तो ये कहलाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
कॉरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है बेटा? हार्ट के पास अपनी जाती आर्टरी भी होती है, जो कि सिर्फ हार्ट में रहती है, हार्ट से निकल के हार्ट में रहती है, वो पूरे हार्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये आर्टरी बेटा एओर्टा के नीचे से निकलती है, इन आर्टरीज को कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी। सही है, ये एओर्टा के बिल्कुल नीचे से निकलती है। सही। और तो यहीं पर ही कॉरोनरी आर्टरी, कॉरोनरी वेन्स, यहीं पर ही सब काम हो जाता है, यानी कि हार्ट की नरिशमेंट का। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है जब हमारी पूरी बॉडी में, जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं, जब कोई भी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स मौजूद है। सही। इंटेस्टाइन से जो हमारा ब्लड जो है, जब इलियम में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जब ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन से वो जाता है, वो पूरी बॉडी को जाना है। लेकिन इंटेस्टाइन से वो कैसे जाएगा पूरी बॉडी में? इंटेस्टाइन से वो हमारी बॉडी में जाता है लिवर में। सही। अब लिवर से ही जाएगा इन शॉर्ट पूरी बॉडी में। सही। यानी कि हमारी इंटेस्टाइन से लिवर, और लिवर से पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है, उसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल सर्कुलेशन क्या होती है बेटा? जब हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है, तब वो किडनी में भी जाता है, और इस आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी। सही। एब्डोमिनल एओर्टा क्या होती है बेटा? जब एओर्टा जब एब्डोमेन में आती है, पेट में आती है, तो उसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। और जब वो किडनी में जाती है, उसी की ब्रांच, उसको कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी में क्यों जा रही है? क्योंकि उसको साफ होना है। अब तो बोलो सर, साफ तो लंग्स ने कर दिया था। बेटा, लंग्स जो साफ करते हैं वो गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ करते हैं, लेकिन जो किडनी साफ करती है खून को, वो यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ करती है। तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं रीनल सर्कुलेशन। और जब किडनी से खून साफ हो जाता है, तो किडनी से वापस आता है रीनल वेन, और रीनल वेन भी आगे जाके खुलती है इंफीरियर वेना कैवा में। तो ये था बेटा वेस्कुलर पाथवे वाले टॉपिक। सही। अच्छा, इस पे अगर हम आए तो वेस्कुलर पाथवेज भी हमारा हो गया। सही। एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है, तो पहले मैं पढ़ा देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक है, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बेटा सिंपल सा चैप्टर है, एंजाइम्स के चैप्टर में आप लोगों ने अच्छा, एंजाइम्स के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि बेटा एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को तेज करते हैं। सही। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर्स। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी आप समझ लो एंजाइम को चाहिए होती है, ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके किसी भी चीज को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको तोड़ने में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेसिकली? एंजाइम जो है, मैंने यहाँ बना दिया एंजाइम, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? प्रोडक्ट में। सही है। तो ये काम करने के लिए उसको रिएक्टेंट के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। तो सही है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स में एनर्जी होगी, उतना टाइम लगेगा तोड़ने में। सही। तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को पूरी कोशिश करता है कि कम से कम करे। देखो, ये जो एक रिएक्शन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के एक्टिवेशन एनर्जी बता रहे विदाउट एंजाइम, यहाँ एंजाइम नहीं है। तो देखो आप, सही, विदाउट एंजाइम टाइम लग रहा है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम्स ने इसको एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा क्या किया? कम किया। सही। तो आप चेक कर सकते हो कि बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम क्यों कम करते, ताकि रिएक्शन तेज हो सके। सही। Reactants must contain sufficient energy to overcome a barrier. This barrier is energy of activation or activation energy. It can be defined as a minimum quantity amount of energy that is required to activate.
एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना इस कंडीशन में जिस स्टेट पे वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उनमें कोई चेंज आ सके। सही, तो याद रखिएगा, हमेशा एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं, ताकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कभी चेंज ना हो एज सच। सही, यानी कि इसका आसान मतलब है कि कंडीशन को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो ये आपके पास था एक्टिवेशन एनर्जी। आपके पास एक और टॉपिक हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। सही। अब हम बढ़ते हैं बेटा एक चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सेल और उसका टॉपिक है न्यूक्लियस। और इस सेल चैप्टर का थोड़ा सा आखिरी टॉपिक है ये। न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की भी किसी भी एनिमल या प्लांट सेल का बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर एनिमल सेल है तो ये सेंटर में होगा। सही है। अगर प्लांट सेल है तो ये थोड़ा साइड पर होता है क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। सही है। लेकिन बोथ द केसेस न्यूक्लियस तो सब में है ना। न्यूक्लियस कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्यों कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है सेल की। और न्यूक्लियस बेटा एक कंट्रोल सेंटर है ब्रेन का, समझो हर सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और ये एक सेल का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट यानी कि नजर आने वाला पार्ट है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ये स्फेरिकल शेप का होता है। कुछ सेल्स में ये लोब्ड होता है, जैसे डब्ल्यूबीसीज है, उसमें ऐसा लगता है जैसे टुकड़े में कन्वर्टेड है ये। यूकेरियोटिक सेल में यानी कि ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस के एक ऊपर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डबल लेयर होती है यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कहते हैं। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डबल लेयर होती है। और न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है बेटा, इसको कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। इसी फ्लूइड में बच्चों होता है क्रोमेटिन मटेरियल और एक और छोटा न्यूक्लियस जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो एक और न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, जहाँ पे आरएनए बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन का मतलब है बेटा ये थ्रेड लाइक फाइबर्स है जो आगे जाके क्रोमोसोम बनेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है। सही। और ये इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? पोर्स होते हैं, ताकि साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस में आनी है या न्यूक्लियस से कोई चीज साइटोप्लाज्म में जानी है तो इन पोर्स के जरिए से जा सके। और इन पोर्स में जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियोपोरन। सही। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है बेटा? प्रोटीन से भरा हुआ एक रिच सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है। सही, जिसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस को ग्रीक जुबान में बेटा कैरियन कहते हैं। इसमें प्रोटीन है भर भर के, डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं, आइंस है, एंजाइम्स है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए की यूनिट्स होते हैं। सही। और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें कुछ का नाम है हिस्टोन और कुछ का नाम है नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स का बेटा ताल्लुक होता है डीएनए से। न्यूक्लियोप्लाज्म आप कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए वगैरह, एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या चीज़ है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही विद इन द न्यूक्लियस एक स्फेरिकल छोटा सा गोल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। सही। और ये न्यूक्लियस के साथ डिसअपियर हो जाता है बेटा जब सेल डिवाइड हो रहा होता है प्रोफेज में। और ये दोबारा आता है टीलोफेज में। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। और यहाँ पे आरएनए बनता है बेटा, और आरएनए की वजह से राइबोसोम्स भी बनते हैं क्योंकि राइबोसोम्स में फिर आरएनए होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, इन धागों को कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। और ये हमेशा उस सेल्स में आपको जरूर मिल जाएगा जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। जब सेल डिवाइड कर जाता है तो ये धागे आगे जाके क्रोमोसोम बन जाते हैं। सही। देखो इस पे लिखा हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए और स्टोन है, क्रोमोसोम में भी यही होता है। और आगे जाके ये कंडेंसेशन से बिल्कुल मैंने क्या बताया आपको, क्या बन जाते हैं? यही क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये बना हुआ भी है। और हर क्रोमोसोम में बेटा ऊपर वाला जो आर्म होता है बच्चों उसको पी आर्म कहते हैं। नीचे वाला आर्म जो होता है उसको बेटा क्यू आर्म कहते हैं। और हर क्रोमोसोम के बीच में एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर जो दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़े रखता है, सेंट्रोमेयर।
इस तरह भी डायग्राम बना सकते हो क्रोमोसोम की, इस तरह भी बना सकते हो। और क्रोमोसोम बेटा बनता है दो थ्रेड से। एक थ्रेड ये रहा, एक मिनट, एक थ्रेड ये रहा, एक थ्रेड ये रहा। और दोनों थ्रेड्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, याद रखिएगा। क्रोमोसोम सबसे पहले क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन थोड़े से मोटे होकर क्रोमेटिड बने, क्रोमेटिड आगे जाके एक का दो बनाया, और एक का दो जब बनाया इन्होंने, तो ये समझो क्रोमोसोम बन गया। तो ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड्स मिलके यानी कि क्या बनाए, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम देखो यहाँ से भी सिकुड़ा हुआ है, इस जगह से, और थोड़ा सा इस जगह से भी है। तो ये पहले यहाँ से सिकुड़ता है, तो इस सिकुड़ने को हम लोग बायो में कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और जो ऊपर से सिकुड़ता है इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इस एरिया को कहते हैं टीलोमर। साइंस कहती है आहिस्ता आहिस्ता ये क्रोमोसोम का ये वाला जो साइज स्ट्रक्चर है टीलोमर आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होता रहता है एजिंग में, बुढ़ापे में। और क्रोमोसोम के अंदर जो बेटा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो बेसिक यूनिट्स हैं हेरिडिटी के, जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग चेंजेस मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर करवाते हैं, उनको कहते हैं बेटा जीन्स। सही हो, जो जीन्स जहाँ पे डीएनए में लोकेट, देखो क्रोमोसोम क्या चीज़ है, क्रोमोसोम सेल थोड़ी है, क्रोमोसोम तो एक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के अंदर एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं डीएनए। ऐसा बना देता हूँ, ये क्रोमोसोम बनाया, इसके अंदर मैंने डीएनए बनाया, और डीएनए के अंदर होगी फिर जीन। सही, और जीन जहाँ लोकेट करती है बेटा उसको कहते हैं लोकस। और अगले इसमें लिखा हुआ है कि बेटा ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाती है। हर क्रोमोसोम जो है वो, हर स्पीशी में क्रोमोसोम बेटा अलग अलग तादाद का होता है, याद रखिएगा। सब में सेम नहीं। इंसान में एक सेल में 46 है, बाकी ऑर्गेनिज्म के आपको यहाँ से याद करने हैं। जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कहाँ लोकेट करता है, अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में, अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है और पी और क्यू वहाँ बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे हैं, तो मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है बेटा, कि आपके पास जो है, बल्कि मैं इसको सब मेटासेंट्रिक और आसान से समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, एक आर्म थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो अनइक्वल आर्म्स, यानी कि ये हो गया फर्क, कि सेंट्रो में थोड़ा सा ऊपर चले गया जिसकी वजह से अनइक्वल आर्म्स हो गए। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है बेटा, या सब टीलोसेंट्रिक क्या होता है, जिसमें एक आर्म बहुत छोटा हो जाता है, दूसरा काफी बड़ा हो जाता है, यानी कि सेंट्रोमेयर और ऊपर चले गया। और टीलोसेंट्रिक बेटा लास्ट वाला वो होता है जिसमें ऊपर वाला आर्म बिल्कुल ही गायब हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोमेयर सबसे टॉप पे चले गया। तो ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक। फिलहाल साइंस ये कहती है टीलोसेंट्रिक इंसान में पाया नहीं जाता। सही, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। अब इंशाल्लाह बेटा कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस समझा दूं। सही, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जब हो जाएगा तो समझो ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स, ये एक ही टॉपिक में आ जाएगा। सही, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में एसेंट ऑफ सेल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।